हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने है कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट क्रमांक 1। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया था, जिसमें कि सारे OTs कवर कर लिए थे हमने। उसके बाद अभी ये जो वीडियो है वो पार्ट नंबर सेकंड की है। इसमें मैं आपको जो प्रश्नोत्तर हैं उनके यहाँ पे जो हल हैं वो आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ASK क्लासेस के साथ अपनी यदि तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट का वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लिया होगा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें। तो चलिए हम यहाँ पे समय ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 5 है, विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो ये यहाँ उपयोगी होता है जहाँ पे किसी भी तरीके की भौतिक राशियाँ किसी घटना के परिणाम के लिए जिम्मेदार हों। अक्सर जो भौतिक विज्ञान के ज्ञाता हैं या भौतिकविद हैं वे इसका उपयोग किसी भी समीकरण की जो वैधता है उसकी जांच करने के लिए करते रहते हैं। दूसरी तरफ इसका उपयोग जो कठिन या जटिल भौतिक स्थितियां हैं उनसे संबंधित चरों को आपस में समीकरण के द्वारा जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद फिर सेकंड है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। सीमाएं का अर्थ होता है उसकी कुछ कमी अल्पताएं। तो यदि किसी भौतिक राशि में सिर्फ विमा दी गई हो तो विमा सूत्र के आधार पर हम उसके बारे में नहीं बता सकते। एक कमी ये है क्योंकि कई भौतिक राशियों की विमा कैसी होती है, समान होती है। आपने देखा होगा कि जो विमी सूत्र है जब आप वो निकालते हैं तो कई भौतिक राशियों की उस दौरान जो विमा है वो समान है। तो ये एक बड़ी इसकी कमी है, जैसे कि कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दे दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, कार्य व विकृति का विमीय सूत्र तथा मात्रक लिखिए। कार्य का विमीय सूत्र होगा ml² के ऊपर -2। कैसे लिखेंगे आप इसको, ml² के ऊपर -2। कार्य का जो SI मात्रक है वो क्या है, जूल है। ठीक है, उसको कैपिटल J से प्रदर्शित किया जाता है। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता। यह एक मात्रकहीन राशि है और इसकी कोई भी विमा भी नहीं होती। यह विमाहीन राशि है, इसको आप अलग से ध्यान में रखें। उसके बाद प्रश्न क्रमांक इसका जो अथवा है 6वें का वो है, ऐसा ही पद्धति की सभी मूल राशियां एवं इनके मात्रक लिखो। वैसे ये कम आता है लेकिन फिर भी इससे आपका कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। जैसे लंबाई का मीटर है मात्रक का नाम, स्मॉल m इसका जो चिन्ह है वो है। द्रव्यमान किलोग्राम kg, समय सेकंड s, स्मॉल s, ये बात ध्यान रखिए। तापक्रम केल्विन कैपिटल K, विद्युत धारा एम्पियर कैपिटल A, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, पदार्थ की मात्रा मोल MOL। फिर उसके बाद समतल कोण का है रेडियन RAD और घन कोण का स्टेरेडियन SR। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। एक वस्तु का आपेक्षिक वेग जो होता है वो एक वस्तु की आपेक्षिक स्थिति में दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर को दूसरी वस्तु के सापेक्ष पहली वस्तु का आपेक्षिक वेग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई भी एक वस्तु है उसकी आपेक्षिक स्थिति में, ठीक है, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर को दूसरी वस्तु के सापेक्ष पहली वस्तु का आपेक्षिक वेग कहते हैं। ठीक है ना, इस वस्तु के सापेक्ष इसकी जो भी इस स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसको इसके सापेक्ष दूसरी वस्तु के सापेक्ष पहली वस्तु का आपेक्षिक वेग
कहेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। यदि कण की गति के दौरान त्वरण का परिमाण और दिशा नियत रहे, नियत यानी होता है स्थिर, तो कण का त्वरण एक समान त्वरण तथा इसकी गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। क्यों? क्योंकि परिमाण भी एक नियत है और साथ में दिशा भी नियत है। यदि गति के दौरान कण के त्वरण का परिमाण अथवा दिशा दोनों परिवर्तित यानी बदलते रहें तो इसका जो त्वरण है वो परिवर्ती त्वरण कहलाएगा। बहुत ही सरल और स्पष्ट है, नाम से ही आप इसका परिभाषा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद फिर है यहाँ सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम को लिखिए। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों के परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को निरूपित किया जाए तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा के विपरीत क्रम में ली गई भुजा को तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित किया जाएगा। इसे सदिशों का योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। मतलब यदि यहाँ पे दो दिशा, एक ही दिशा में दो भुजाएं, तो तीसरा ये इसके विपरीत हो जाएगा, परिणामी सदिश। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। घूर्णन कर रही वस्तु, घूर्णन यानी जो कि अपनी धुरी पे घूम रही है। कोणीय विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन के साथ समय में भी परिवर्तन हो रहा है तो वो कोणीय वेग कहलाएगा। यहाँ स्मॉल n बराबर 1/T आवृत्ति है। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड है। यह एक अक्षीय सदिश है जिसकी दिशा घूर्णन तल के लंबवत होती है। इसकी दिशा दाएं हाथ के पैच के नियम से दी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको बताया भी गया है कि माना कि कोई कण डेल्टा टी सूक्ष्म समय अंतराल में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है, तब कण का कोणीय वेग यहाँ पे हो जाएगा θ/t। ठीक है, उसके बाद इसको ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और जो विमा है वो है m0L0t-1। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो ये देखिए, पहले तो आप ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे वृत्त बनाएंगे, चाप है, ये रेडियस है ना, त्रिज्या। किसी वस्तु या कण के द्वारा वृत्ताकार पथ पर की जाने वाली गति, ये जो गति है इस वृत्ताकार पथ पे हो रही है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, जैसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा, है ना, यहाँ पे लिखा गया है वृत्ताकार पथ में गति करती हुई वस्तु के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। मतलब ये जो एक वस्तु है ये एक चक्कर में कितना समय लगा रही है उसको क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। इसका जो मात्रक है वो सेकंड है। फिर आवृत्ति क्या होता है? वृत्तीय गति करती हुई वस्तु द्वारा एक सेकंड में पूरी की जाने वाली चक्रों की संख्या। मान के चलिए एक सेकंड में यदि 10 चक्कर लगा रहा है तो 10 ये आवृत्ति हो जाएगी। तो 1/, आवर्तकाल मतलब 1/सेकंड। तो इसका जो क्या हो जाएगा, सेकंड के ऊपर -1 हो निकलेगा, या फिर हर्ट्ज। ठीक है, HZ। ठीक है ना, यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब उसके बाद प्रश्न क्या है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? और नीचे प्रश्न दिया गया है जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो इन दोनों प्रश्नों को हम एक ही प्रश्न के अंदर समझ लेते हैं। देखिए, जड़त्व जो होता है वो किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं खुद से बदल सकती। वस्तु की जो प्रवृत्ति है उसी अवस्था में बने रहने की होती है। मतलब कि जड़त्व गुण है जिसकी वजह से वस्तु खुद से अपनी स्थिति को नहीं बदल सकती, चाहे वो विराम अवस्था में हो या गति की अवस्था में हो। पहला है विराम का जड़त्व। प्रकार की बात करें तो जब यह किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था में बने रहना चाहती है। दूसरा है गति का जड़त्व, जिसमें वस्तु अपनी गति अवस्था बने रहना चाहती है अथवा वेग परिवर्तन का विरोध करती है। कुल मिला के यदि गति है तो गति की ही अवस्था में उसको वह प्रकार से चलने देना, स्थिर ना होने देना, ये गति का जड़त्व हो गया। और विराम अवस्था क्या कहलाएगा, कि जिसमें वो विराम अवस्था में ही बनी रहे। उसके बाद है यहाँ पे संवेग की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे विराम अवस्था का जड़त्व और साथ में गति का जड़त्व, इन दोनों को आप चित्र के द्वारा भी
समझ सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे विराम अवस्था का जड़ तो इस ओर फोर्स लगा रहा है कि जिससे ये वस्तु आगे ना बढ़ पाए, और गति वाला जो फोर्स है वो आगे की दिशा में है कि वस्तु आगे बढ़ती रहे। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे संवेग। तो संवेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका एक परिमाण होता है और एक दिशा भी होती है। ठीक है। क्योंकि दिशा है इसलिए सदिश है और साथ में इसका परिमाण भी है। एक संबंधित राशि कोणीय संवेग है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय में कुल संवेग स्थिर रहता है। देखिए आप पहले सिर्फ इतना लिखिए। ठीक है। उसके बाद काम का ये है, उसके बाद फिर ये चीज़ आपको लिखना है जो मेन इम्पॉर्टेंट है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका एसआई मात्रक है वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये यूनिट याद कर लेना है और साथ में ये बताना है कि वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, मतलब m/v। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर 2 एंड होता है। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके पार्ट नंबर 3 में कवर कर दिए जाएंगे ताकि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो आपको 3rd पार्ट भी जल्दी से जल्दी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देख लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।